जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया कि 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन कौन कौन से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इसको फिनिश करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो देखिए आपको पता है 3 मार्क्स वाले भी 4 क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं 4 क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, और जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा बेटा वो होगा आपका एनपीओ का। एनपीओ में आपको चॉइस मिलेगी, ठीक है। चॉइस किस चीज के बीच में, एक तो आपका होना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने का। अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर भी कैलकुलेट कराया जा सकता है, या फिर करंट ईयर का देकर आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर भी कैलकुलेट कराया जा सकता है। और अब यहाँ पर चॉइस है किस किस चीज में हो सकता है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम और फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब यहाँ पर ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं। क्यों? इनमें से 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, ठीक है, तो वो कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम भी हो सकता है और सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। तो अगर उनमें से कोई एक वहां पर आ गया तो इन 3 में से 2 आपके यहां पर आएंगे और वो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो इन 3 टॉपिक की आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। फिर बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा वो बनता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो जो डेथ ऑफ अ पार्टनर है बेटा वो मेरे अकॉर्डिंगली 2 मार्क्स में नहीं बनता है, वो बनता है 3 मार्क्स में। तो 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आना चाहिए बेटा डेथ ऑफ अ पार्टनर का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है बेटा इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, उस चैप्टर से आएंगे। बट इसमें टॉपिक बहुत सारे हैं जो आपके 3 मार्क्स में बनते हैं। सबसे पहले बनता है बेटा इशू ऑफ डिबेंचर टू द वेंडर्स। इशू ऑफ डिबेंचर टू द वेंडर के आपने कोई असेट्स खरीद ली, कोई बिजनेस परचेज कर लिया, उसके लिए आपने डिबेंचर इशू कर दिए। इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये भी बनता है, ये भी बिल्कुल आ सकता है। और यहाँ पर यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। और मुझे सबसे इंपॉर्टेंट इस बार ये वाला लगता है बेटा, इसके आने के ज्यादा चांसेस हैं कि किस तरीके से हम अपने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन और है जो इशू ऑफ डिबेंचर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पर वो लिखना भूल गया हूँ। वो क्वेश्चन बनता है बेटा आपका कौन से वाला, इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें 2 केस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए बेटा। पहला इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, और दूसरा इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो ये सारे देखिए इस चैप्टर में सबसे ज्यादा ऑप्शंस इस चैप्टर में हैं 3 मार्क्स की, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये भी 3 मार्क्स का आता है, पार्ट 2 में आएगा, सेक्शन बी में आएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें चॉइस होगी, उसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने कंपैरेटिव किया तो मैं कंपैरेटिव ही अच्छे से करके जाता हूं, मुझे लगता है कॉमन साइज करने की आवश्यकता नहीं है। बट मेरा अपना मानना यह है कि आपको कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट दोनों ही अच्छे से करना चाहिए बेटा। जो आपको इजी लगे, जिसको आप इजीली कर पाए, आपको वही करना है, क्योंकि वहां पे आपको कैलकुलेशन करनी है। अभी यहाँ पे आप क्या करते हैं, कैलकुलेटर से आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, परसेंटेज की हो या एब्सोल्यूट चेंज की हो, बट वहां पे आपको वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू इजी हो वही वाला आपको अटेम्प्ट करना है, बट उसके लिए आपको दोनों समझ में आने चाहिए, दोनों करने आने चाहिए, तभी आपको कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये सारा था 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का। अब बात करेंगे अपने 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के उसमें कौन कौन से चांसेस हमारे पास हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बेटा जहां तक 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात है, आपको पता है कि 5 मार्क्स में हमारे पास 4 क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। तो 5 मार्क्स में भी जो 4 क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 7 है, देखिए इसमें भी 5 मार्क्स में भी एक चॉइस है। तो मुझे जो लगता है वो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसी में आपको चॉइस मिल जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 में आना चाहिए रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, इनके बीच चॉइस आएगी। इट में भी ये 7 में ना हो, 9 पे हो,
बट चॉइस इन्हीं दोनों के बीच में आनी चाहिए। अब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में अगर आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनवाया जाए तो आप सब बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कहां है, जब आपसे जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला जाता है तो आप लोगों को बेटा जर्नल भी याद रखनी है। आप लेजर से जर्नल पास कर सकते हैं और जर्नल बना आती है तो आप उससे लेजर भी बना सकते हैं। तो हम लेजर की तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम अकाउंट्स बनाने की अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, बट हम लोग जर्नल की प्रैक्टिस नहीं करते। और यहाँ पे इसके साथ चॉइस में होगा डिड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब डिड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पार्ट है जर्नल एंट्रीज, वो पार्ट है जर्नल एंट्रीज। और मुझे तो हमेशा ही लगता है कि जर्नल ही आएगा, ठीक है। इसमें पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना या कैश और बैंक अकाउंट बनाना वो शायद नहीं आएगा। तो जर्नल की आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, खासकर डिड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आने के चांसेस हैं, ठीक है। अदरवाइज फिर वही है, आपका अकाउंट्स बनाने आ सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है, इसलिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। हालांकि आपको करके देख लेना है, 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, बहुत छोटे वाले, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं करने हैं जबरदस्ती, ठीक है। ये नहीं कि 10 एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करने हैं, 3 या बहुत ज्यादा 4 एडजस्टमेंट वाले ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि 5 मार्क्स की वेटेज है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में इशू ऑफ डिवेंचर से आना चाहिए और केस स्टडी ही आनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आपने देखा केस स्टडी दे रखी है। केस स्टडी क्यों दे रखी है बेटा, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन थे उसमें से एक 3 मार्क्स में आ गया, राइट। अब आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है, तो 5 मार्क्स के लिए, ठीक है, या तो आप केस स्टडी देंगे या फिर एक ही क्वेश्चन में 3 अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चंस एंट्रीज करा सकते हैं आपसे, ठीक है, जो हमने 3 मार्क्स वाले में भी डिस्कस किया है, उनमें से ही, या फिर केस स्टडी। अब केस स्टडी में जैसे ऑब्लिगेशंस, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड, कैपिटल रिजर्व या गुडविल, वो निकलवा के आपसे देखा जा सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये सब चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे खतरनाक क्वेश्चंस लगता है बच्चों को, बट बहुत इजी है बेटा, बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि एनपीओ में ज्यादातर क्वेश्चंस में केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनवाया जाता है। तो क्वेश्चन को बेटा अच्छे से पढ़ लेना, ये ना हो कि आपने बस क्वेश्चन उठाया और आप शुरू हो गए, ओपनिंग बैलेंस शीट बना दी, क्लोजिंग बैलेंस शीट बना दी। 99% चांसेस है केवल इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनवाया जाएगा, ठीक है। और उसमें भी 2 या 3 एडजस्टमेंट वाली। किस चीज की एडजस्टमेंट होगी बेटा, एक सब्सक्रिप्शन की होगी, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की होगी, ठीक है, एक डेप्रिसिएशन की हो सकती है। इसके अलावा कैपिटल आइटम, रेवेन्यू आइटम, ये आपको मेंशन हो सकता है, ठीक है। अगर मेंशन ना हो, ठीक है, आपको कहीं डाउट हो तो आप अपने अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं और उसके बाद आप नीचे मेंशन कर दीजिएगा कि वी हैव ट्रीटेड दीज आइटम एज रेवेन्यू आइटम और कैपिटल आइटम। फिर जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट 5 मार्क्स में सबको पता है, सबसे लास्ट, चाहे आपका टर्म वाला पेपर हो या पहले जो एग्जाम होते थे उस तरीके से हो, तो हमेशा जो लास्ट क्वेश्चन होता है आपके क्वेश्चन पेपर का वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पर भी कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा लास्ट क्वेश्चंस, बट इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस में मुझे जो लगता है केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही कैलकुलेट कराई जाएगी। देखिए वैसे तो सीबीएसई का कुछ आइडिया लगता नहीं है, बट फिर भी हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहे हैं, क्योंकि देखिए सीबीएसई ने लास्ट टाइम भी लास्ट मोमेंट पे आपका पैटर्न चेंज कर दिया था। हालांकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आनी चाहिए, वो भी विद 2 एडजस्टमेंट, ठीक है, विद 2 एडजस्टमेंट, केवल 2 एडजस्टमेंट होनी चाहिए। अब 2 एडजस्टमेंट में कौन कौन सी बेटा, एक तो डेप्रिसिएशंस की, ठीक है, एक्यूमुलेटेड या फिर आपका डेप्रिसिएशन चार्ज दे रखा, इसकी एक एडजस्टमेंट बनती है। या अगर ये ना हो तो आपको
प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट दी जा सकती है। मींस एक एडजस्टमेंट जो आएगी वो या तो डेप्रिसिएशन वाली आनी चाहिए या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स वाली आनी चाहिए। इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट नहीं आती है। आपको ये बहुत अच्छे से सीखनी है। और जो एक, अब ये तो और है बेटा, इनमें से एक आएगी और जो दूसरी आएगी, ये पहले लिख देता हूं मैं, और जो दूसरी आएगी वो आएगी इशू या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाली। उसकी आपको डेट दे रखी होती है। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी किए होंगे। बेसिकली ये जो होता है बेटा वो कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट होता है, और यहाँ पे भी हम गलत कर देते हैं, हमें इंटरेस्ट निकालना नहीं आ पाता है। ठीक है, आपको लिखा होता है क्वेश्चन में डिबेंचर हैव बीन इशूड ऑन 1 अक्टूबर या रिडीम एट 1 अक्टूबर। तो यहाँ पे आपको देखना है किस डेट पे इशू किए हैं, किस डेट पे रिडीम किए हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो ये सारा है बेटा 5 मार्क्स का। तो आपको क्या लगता है, क्या आपके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चंस आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद ये था आपका 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आने हैं और आपको किस डायरेक्शन में अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग मेहनत करते रहें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।